जी, तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि वाइब्रेटिंग सिस्टम सब्जेक्टेड जो है वो इनिशियल एक्साइटेशन दी हमने किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम को। हमने एक लीनियर वाइब्रेशन के ऊपर भी प्रॉब्लम किया था, और एक प्रॉब्लम जो है वो हमने इसके अंदर भी जो है वो डिस्कस किया था टॉर्शनल वाइब्रेशन के अंदर। ठीक है, तो और हमने ये भी पढ़ा था फर्स्ट क्लासेस के अंदर एंड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर कि देर आर मल्टीपल सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर या और किसी सिस्टम के अंदर हम, जैसे हमने पेंडुलम के एग्जांपल में देखा था कि पेंडुलम के एग्जांपल के अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट थे, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट और दूसरा थीटा, जिससे हम पेंडुलम की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते थे एट एनी टाइम। तो इसी तरह से हम जो है हमने पिछले एग्जांपल्स में as evident from the system shown in the figure 5.1 to 5.4, the configuration of the system can be specified by a set of independent coordinates such as length, angle और सम अदर फिजिकल पैरामीटर के अंदर जो है वो हम उनके इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। सच सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जिनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कह रहे थे। ठीक है, अल्दो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आर जनरली कपल्ड so that each equation involve all the coordinate। ठीक है, तो वो तो हम देख चुके हैं कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर जो दो इक्वेशन बनेंगी वो कपल्ड होंगी। It is always find the particular set of the coordinates such that each equation contain only one coordinate। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि हम कोई इस तरह का सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट इस तरह का सिलेक्ट करें जिससे जो है वो हम दोनों इक्वेशंस को डिसकनेक्ट या डिसकपल कर सकें। ठीक है, मतलब दो इक्वेशंस जो पहले कपल्ड थी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर, वो अब जो है वो अनकपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएं। ठीक है, द सेट द इक्वेशन ऑफ द मोशन आर अनकपल्ड एंड सॉल्व इंडिपेंडेंटली फॉर ईच अदर। ठीक है, तो उनको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सके। सच सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट व्हिच लीड टू एन अनकपल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था जिसके अंदर आपको एक दो इक्वेशन मिली जो एक दूसरे के साथ कपल्ड थी। ठीक है, कपल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर। अब जो है वो एक ऐसा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हमने डिफरेंट सेट्स डिस्कस किए थे, आप कोई ऐसा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ले आए। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो हम कपलिंग, जिसके थ्रू हम सिस्टम की पोजीशन डिफाइन करें, तो उन इक्वेशंस के उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आप इस तरह की इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं जो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो सकती हैं, जो अनकपल्ड होंगी। ठीक है, as stated earlier, the n degree of freedom system requires the n independent coordinate to describe its motion. Usually these coordinates are the independent geometric quantities measured from the equilibrium position of the vibrating body. However, it is possible to select other set of the n coordinate to describe the motion of the system. Later we may set, for example, the different from the first set that the coordinate may have origin away from the equilibrium position। तो वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी हो सकता है कि आप ऐसा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट डिस्कस ले आएँ, सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो हम कोई और जो है वो पॉइंट को इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो कंसिडर करें। ठीक है, there could be still the set of independent coordinates to describe the configuration of the system. Each of these n coordinates is called generalized coordinate जो है वो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो वही हम लेथ का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, उसको हम लेथ के बीम को जो है या बेड को जो है अलॉन्ग विथ मासेस जो है वो एक सिंगल इक्विवेलेंट बीम, रिजिड बीम कंसीडर कर रहे हैं, और इनको एज ए स्प्रिंग एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसीडर द सिस्टम शोन इन द फिगर 5.11a। For simplicity, the lathe bed can be replaced by elastic beam supported on the short elastic column, and headstock, tailstock can be replaced by लम्प्ड मासेस से हमने उनको रिप्लेस कर लिया और एक ही मास अज्यूम किया है बीम का। ठीक है, द modeling of the lathe is a 2 degree of freedom system as indicated shown in the figure 5.12
ए, ठीक है, वो तो हम इसकी मॉडलिंग कर चुके हैं। 5.12 है, ठीक है। तो ये लम्ब मासेस हैं और ये आप एक रिजिड एलिमेंट बीम है, ठीक है, इलास्टिक एलिमेंट बीम है, और उसके साथ जो है वो हमने लम्ब मासेस हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के कंसिडर किए हैं अलॉन्ग विथ कॉलम की स्टिफनेस को कंसिडर करके, ठीक है। As shown in the figure 5.12a and b, the following set of the coordinate can be used to describe the motion of 2 degree of freedom system, ठीक है। तो अब हम इस सिस्टम की जो पोजीशन है वो या इस सिस्टम के अंदर जो मास की पोजीशन है किसी भी टाइम पे, वो हम मल्टीपल सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कि x1 एंड xt डिफ्लेक्शन एट x1 एंड x2t ऑफ द टू एंड्स ऑफ द लेथ ए बी, ठीक है। एक तो ये है कि आप x1 यहाँ पर रखें और x2 यहाँ पर रखें, या x1 यहाँ पर रखें, x2 यहाँ पर रखें। एक सेट तो हो गया ये कि आप दो ए और बी की पोजीशन डिफाइन करें और आप बताएं कि कितनी जो है वो मतलब मास की एग्जैक्ट लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं अगर आप इनकी इंक्लिनेशन और सारी चीज़ें इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x1 और x2 से ए एंड बी की वर्टिकल पोजीशन डिफाइन करें या तो आप, ठीक है। दूसरा सेट कौन सा हो सकता है कि डिफ्लेक्शन x ऑफ t ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर और नीचे हो रहा है, एंड द रोटेशन एंगल थीटा, और जो है वो रोटेशन एंगल अगर आपको मिल जाए। एक तो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ये है x1 और x2, ये दोनों मिल जाएं तब भी आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट xt और थीटा t मिल जाए तब भी आप सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कौन सा हो सकता है? डिफ्लेक्शन x1 ऑफ द एंड ए एंड द रोटेशन थीटा टी, ठीक है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपको एक पॉइंट की ए की डिफ्लेक्शन मिली हुई हो कि ए की वर्टिकल पोजीशन कौन सी है और ए के अराउंड रोटेशन कितनी हो रही है, ठीक है। तो वो थीटा अगर आपको मिल जाए तब भी आप जो है वो सिस्टम की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सेट कौन सा हो सकता है? डिफ्लेक्शन वाई टी एट द पॉइंट पी, कोई आप अज्यूम करें पॉइंट पी, मतलब किसी भी जगह पर लोकेटेड हो, सेंटर से जो है वो अवे हो, ठीक है। लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ई टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेफ्ट साइड पे कोई भी पॉइंट आप पी अज्यूम करें जो ई डिस्टेंस अवे हो, एंड द रोटेशन थीटा टी, ठीक है, और उसके साथ आपको रोटेशन मिली हुई हो, तब भी आप इस सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीपल सेट ऑफ कोऑर्डिनेट आ सकते हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ करें, ठीक है। तो अब जो है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, और उनको हम देखेंगे कि ये किस तरह से कपलिंग और डीप कपलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो if we take the coordinate x or x1 or x2, then the force at the spring 1 and the 2 will be k1 x1 and k2 x2, ठीक है। तो वो फोर्सेस आपको इस तरह से डायरेक्टली मिल जाएंगे अगर आप x1 और x2 जो है एक सेट ऑफ द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कंसीडर करें। ये x1 है, ठीक है, पोजीशन ए की डिफाइन कर रहा है, और ये x2 है जो बी की पोजीशन डिस्क्राइब कर रहा है। When we try to describe the system in terms of x and theta, तो उस टाइम पे आपको kx1 किसके इक्वल होगा? लेट सपोज हम जो है वो कोई और एंगल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब x और थीटा के टर्म्स में हम सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। x इज द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जो है वो थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आ रही है बात समझ में? तो उस टाइम पे k1 x1 विल बी इक्वल टू k1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस थीटा 1 इंटू L1 थीटा इंटू L1, और x2 k2 x2 इज इक्वल टू k2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस L2 इंटू थीटा।
ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन एक्स में से आप माइनस करेंगे पूरे डिस्टेंस में से, ठीक है, और यहाँ पर आप उसके साथ प्लस जो है वो एड अप करेंगे वो जो कंपोनेंट है। उसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पर गिवन है कि ड्रा द ट्राइंगल जो है वो आप यहाँ से x1 और x2, यहाँ पर हमने x1 का वैल्यू रखा है और यहाँ पर हमने x2 का वैल्यू रखा है, तो वो किस तरह से हमने फाइंड आउट किए। तो उसके लिए है कि आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। अगर ये वाली एंगल थीटा है, रोटेशन एंगल थीटा है, तो ये वाली एंगल भी थीटा होगी, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका x1, ठीक है, x1 ये वाला डिस्टेंस है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x माइनस जो है वो एल के अंदर, ठीक है। ड्रा द ट्रायंगल ओ ए डैश एंड ए, वो हमने ट्रायंगल ड्रा किया। L1 इज द लेंथ, जी ये समझ में आ रहा है ये फिगर? हेलो सर ये मीन पोजीशन ये टॉप पे लिए। जी, मीन पोजीशन टॉप पे ली है, ठीक है। मीन पोजीशन आप मतलब किसी भी पॉइंट को हम फिलहाल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली वाइब्रेट कर रहा है सिस्टम, तो मीन पोजीशन हमने कोई रेफरेंस लाइन क्रिएट की, उसको हमने मीन पोजीशन कह दिया, ठीक है, या उससे हम जो है वो मेजरमेंट ले रहे हैं सारी। एक सेकंड में आपके साथ बुक की स्क्रीन भी शेयर कर देता हूं तो आप जी बुक की स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, वही सिस्टम है, उसके अंदर ये है कि x1 ए की डिफ्लेक्शन है, ए पॉइंट जो ऊपर गई है, ठीक है, और x2 जो है बी पॉइंट की डिफ्लेक्शन है। हमने ये एक सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कंसिडर किया है, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन सा है? दूसरा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है वो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक्स ऑफ टी जो पोजीशन है सिस्टम की, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उसको हम एक्स ऑफ टी कंसिडर कर रहे हैं। अब वो जितना ऊपर नीचे होगा वो हम मेजर करेंगे, ठीक है। और थीटा टी जो है वो रोटेशन एंगल। अब हम ये डायरेक्टली इसने लिख दिया है कि k1x1 इज इक्वल टू k1 इंटू एक्स माइनस L1 इंटू थीटा। L1 कौन सा डिस्टेंस है? L1 डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेफ्ट ए पॉइंट तक, L1 डिस्टेंस है, ठीक है। और L2 जो डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बी पॉइंट तक डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये वाला ट्रायंगल, कि ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके, और ये L1 हो जाएगी आपकी, और ये जो है वो
अगर हम x1 में से x1 माइनस करें तो हमें ये वाला मतलब इसकी वर्टिकल पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वो हम ये परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर कितना होगा कि हम ये मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये x1 का हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x के अंदर। ठीक है, तो x1 का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x के अंदर वो कितना है, x माइनस एल इंटू L1 इंटू थीटा 1। और यहाँ पर x का वैल्यू जो है, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू है x प्लस L2 इंटू थीटा। सही है? जी जी सर। ठीक है, तो कह रहा है कि दस एनी सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट x1 x2 x ऑफ थीटा x1 ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो इसने 4 डिफरेंट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। फर्स्ट सेट है x1 x2, दूसरा सेट है x और थीटा, तीसरा सेट जो है वो ये बता रहा है कि y टी कोई भी पॉइंट आप पर्टिकुलर पॉइंट अज्यूम लें, ई डिस्टेंस लोकेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पी पॉइंट, उसकी वर्टिकल पोजीशन और उसके अराउंड रोटेशन एंगल से भी आप कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप फिर उनके टर्म्स के अंदर आप इसको कैलकुलेट करें वर्टिकल पोजीशंस को। ठीक है, तो इन टर्म्स के अंदर हम कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, represent the generalized coordinate of a system. Now we shall derive the equation of the motion of the lathe using the two different set of the coordinate to illustrate the concept of coordinate coupling. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कपलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम 2 डिफरेंट सेट को अज्यूम करके और उससे जो है वो हम इक्वेशंस ड्राइव कर रहे हैं। From the free body diagram shown in the figure 5.12a, the positive values of the motion variable as indicated the force equilibrium equation and vertical direction of the mass ये होंगी आपकी। ठीक है, हम इस पे जो फर्स्ट हमने सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट डिस्क्राइब किया है x और x ऑफ t एंड थीटा ऑफ t, उसके लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं। x ऑफ t के लिए इक्वेशन होगी x mx डबल डॉट माइनस k1 इंटू ये टर्म और ये दूसरा टर्म। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो रोटेशन की है, तो उसके अंदर j नॉट थीटा डबल डॉट और उसके अंदर ये वाला 2 टर्म्स आएंगे स्टिफनेस के। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 5.1 एंड 5.2 कैन बी रीअरेंज इन द मैट्रिक्स फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं कि ये टर्म्स यहाँ आ जाएंगे और ये वाले टर्म्स यहाँ आ जाएंगे, कुछ प्लस माइनस उसके अंदर हो जाएंगे। तो मास मैट्रिक्स, ठीक है, विथ अलॉन्ग विथ स्टिफनेस मैट्रिक्स, अलॉन्ग विथ इसको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक्स डबल डॉट थीटा डबल डॉट और ये जो है ये स्टिफनेस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इट कैन बी सीन फ्रॉम दीज इक्वेशन दैट कंटेन एंड इट कैन बी सीन दैट ईच ऑफ दीज इक्वेशन कंटेन एक्स एंड थीटा। ठीक है, दोनों इक्वेशन के अंदर x और थीटा है। यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो रोटेशन की ही है तो उसके अंदर भी x आ रही है, और वो इक्वेशन जो है वो लीनियर मोशन की है तो उसके अंदर भी थीटा आ रही है। तभी मतलब इसका मकसद ये है कि दोनों इक्वेशंस कपल्ड हैं अभी तक। They become independent of each other if the coupling term K1L1 in minus K2L2 is equal to 0। अगर ये टर्म जो है वो K1L1 ये वाला जो टर्म है, ये टर्म अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो ये इक्वेशन जो हैं वो डीकपल्ड हो सकती हैं, क्योंकि ये टर्म जो है ये इनको बेसिकली जो है वो कनेक्ट कर रहा है या कपल कर रहा है। ठीक है, अब वो किस कंडीशन में हो सकता है, दैट इज इफ K1 is equal to is equal to 0, that is if K1L1 is equal to K2L2, if this is not equal to 0, if K1L1 is not equal to the resulting motion of the lathe is both translational and rotational, either a displacement or torque is applied through the center of gravity as an initial condition। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो उस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करें या टार्क अप्लाई करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो जो है
वो लेथ मशीन के अंदर ट्रांसलेशन भी होगी और रोटेशन भी होगी. इन अदर वर्ड द लेथ रोटेट इन वर्टिकल प्लेन एंड हैज द वर्टिकल मोशन एज वेल एज अनलेस, ठीक है. इन अदर वर्ड द लेथ रोटेट इन वर्टिकल प्लेन के अंदर रोटेट करेगी और वर्टिकल मोशन भी होगी उसको, ठीक है. एज वेल एज द वर्टिकल मोशन अनलेस द K1 एंड K2 इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज द इलास्टिक और द स्टैटिक कपलिंग, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर अगर ये स्टिफनेस के टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं तो जो है वो हम इस तरह का सिस्टम एक क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर दोनों इक्वेशंस अनकपल्ड होंगी, ठीक है. तो इसको हम स्टैटिक या इलास्टिक कपलिंग कहते हैं, मतलब सिस्टम जो है वो इलास्टिकली कपल्ड है. अब सिस्टम के अंदर दो टाइप्स की कपलिंग होगी, एक डायनामिक कपलिंग और एक इलास्टिक कपलिंग. वो डिपेंड करेगी सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के ऊपर. अब हम दूसरा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है वो सिलेक्ट करें y एंड थीटा t. yt is the vertical position of any point p and theta t is the rotational angle about this point, ठीक है. तो उसी तरह से हमने यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया y को बाय, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वर्टिकल मोशन K1 X1 फाइंड आउट करना चाहेंगे या तो आपको मिलेगी, तो उसके टर्म्स में हमने इसको y के टर्म्स में ले आए. From the equation number 5.12, where y and yt and theta t are used as generalized coordinate of the system, the equation of motion for translation and rotation हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. अब जो है वो अब इस इक्वेशन के अंदर एक और टर्म आ गया है, क्योंकि अब जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट लिए, ठीक है. तो ये डायनामिक कपलिंग को शो कर रही है, देखते हैं आगे कैसे, ठीक है. क्योंकि अब पहले रोटेशन हो रही थी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे और हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही डिस्टेंस लिया था. अब हमने डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा दूर लिया है, तो उसकी वजह से जो है इम्पैक्ट आएगा वो आपको ME इंटू थीटा डबल डॉट के टर्म से मिल रहा है. तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी दूसरे सेट ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए. तो वो इक्वेशन ये है, ई डिस्टेंस पी पॉइंट हमने अज्यूम की जो ई डिस्टेंस लोकेटेड है, ठीक है. तो उसकी वजह से जो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो रोटेशन का इम्पैक्ट आएगा वो हम माइनस करके और लिखेंगे. These equation can be rearranged in the matrix and written in the matrix form. तो ये हमने इक्वेशन लिखी मोशन के सिस्टम के लिए, ठीक है. और अब हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया. तो अब हम देख रहे हैं कि जो मास मैट्रिक्स है उसके अंदर कोई मतलब 0 टर्म्स नहीं है, ठीक है. यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है. Both the equation of the motion represented in the equation number 5.25 contain y and theta so that they are coupled, ठीक है. तो इस वजह से वो coupled है. They contain the static as well as the dynamic coupling terms, ठीक है. तो इसके अंदर दोनों कपलिंग टर्म्स हैं. स्टैटिक कपलिंग का भी टर्म है, स्टैटिक कपलिंग का K2L1 और K2L2 डैश और K1L1 डैश, एक ये टर्म है जो स्टैटिक कपलिंग का है. If the K1 L1 dash is equal, the system will have dynamic or the inertial coupling only. अभी सिस्टम के अंदर पहले सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टैटिक कपलिंग थी, डायनामिक कपलिंग नहीं थी. अब सिस्टम के अंदर अगर हम ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे तो सिस्टम के अंदर स्टैटिक कपलिंग भी होगी और डायनामिक कपलिंग भी होगी, ठीक है. तो क्योंकि ये K1 L1 और यहाँ से जो है वो आप देख रहे हैं कि मास के साथ थीटा का टर्म भी आ रहा है, थीटा डबल डॉट का, मतलब सिस्टम डायनामिकली भी कपल्ड है. पहले सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये वाला टर्म आ रहा था L1 और L2 वाला, अब जो है वो थीटा डबल डॉट वाला टर्म दोनों के अंदर आ रहा है. यहाँ पर वाई डबल डॉट का टर्म आ रहा है, यहाँ पर थीटा डबल डॉट का टर्म आ रहा है. तो सिस्टम इज डायनामिकली कपल्ड भी है. अब सिस्टम दोनों कपलिंग है सिस्टम के अंदर, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है. इफ K1 L1 डैश इज इक्वल टू K2 L2 डैश, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो सिस्टम हैव डायनामिक कपलिंग ओनली, ठीक है. इन दिस केस इफ द लेथ moves up and down in y direction, the inertial force my double dot would act through the center of gravity, induce a motion in theta direction by virtue of
द मोमेंट की वजह से जो है वो जो ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने शिफ्ट करके दूसरी पॉइंट को ले लिया है। सिमिलरली द मोशन in the theta direction induce the motion of the lathe in y direction due to this component। ठीक है, तो सिस्टम जो है वो अब डायनामिकली कपल्ड है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस होगा लोकेशन को अल्टर करने का। इन मोस्ट जनरल केस द विस्कस डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम शोन इन द इक्वेशन हैज द इक्वेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m1 m11 m12 and m12 these equation reveal that these types of coupling present that reveal that the type of the coupling present if the stiffness and if the stiffness matrix is not diagonal the system has elastic or the static coupling। ठीक है, कि अगर stiffness matrix जो है वो अगर डायगोनल नहीं है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो सिस्टम के अंदर जो है इफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल, ठीक है, अगर डायगोनल नहीं है तो सिस्टम के अंदर इलास्टिक कपलिंग होगी। अगर सिस्टम के ये जो स्टिफनेस मैट्रिक्स था ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए K1 L1 इज इक्वल टू हो जाएंगे K2 L2 के, तो ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सिस्टम जो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, और जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो सिस्टम के अंदर इलास्टिक कपलिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, इफ द डैम्पिंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल द सिस्टम इज डैम्पिंग और द वेलोसिटी कपलिंग, सिस्टम के अंदर वेलोसिटी कपलिंग भी होगी, मतलब डैम्पिंग वाली कपलिंग भी होगी। फाइनली इफ द मास मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल द सिस्टम हैज द मास और द इनर्शियल कपलिंग, बोथ वेलोसिटी मास कपलिंग कम अंडर द हेडिंग ऑफ डायनामिक कपलिंग, दोनों जो हैं वो डायनामिक कपलिंग के हेडिंग के अंदर आ रही हैं। द सिस्टम वाइब्रेट इन इट्स ओन natural way regardless of the coordinate used. The choice of coordinate is more convenient. From the equation number 5.23 and 5, it is clear that the nature of the coupling depend upon the coordinate used and not inherent property of the system. It is possible to choose set of the coordinate q1 and q2 which gives the equation of the motion that are uncoupled both statically and dynamically. Such coordinates are called the principal or the natural coordinates. Main advantage of using the principal and natural coordinate resulting uncoupled equation are solved independently from another। ठीक है, जी ये 091001 आ रही है बात समझ में? सर ये स्टैटिक और डायनेमिक का थोड़ा फर्क समझ नहीं आ रहा। सिस्टम हमने जब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की इक्वेशंस ड्राइव की थी, हमने देखा कि सिस्टम जो है वो कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो और कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो मतलब अगर 5-10 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो तो उस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स को जो सॉल्व करना वो थोड़ा मुश्किल होगा, या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह का सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें कि जिसके थ्रू हम इक्वेशंस को डीकपल कर लें। ठीक है, कपलिंग खत्म कर लें इक्वेशंस के अंदर, तो ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। और सिस्टम फिजिकली कपल्ड होगा लेकिन उनकी इक्वेशंस जो हैं वो आपको कोऑर्डिनेट्स की वजह से जो है वो डीकपल्ड मिलेंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने 4 डिफरेंट सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स लिए। ठीक है, और 4 डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लेके हमने पहले केस में x1 और x2 फर्स्ट केस में हम कर चुके हैं कि हम दोनों मासेस का डिस्पोजिशन अलग से डिफाइन कर लिया हमने। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने देखा कि सिस्टम कपल था। अगर हम x1 और x2 अभी भी लेंगे तो सिस्टम स्टैटिस्टिकली कपल्ड होगा, या सिस्टम हो सकता है कि वेलोसिटी कपलिंग भी हो सिस्टम के अंदर, या डायनामिक डैम्पिंग कपलिंग भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा कि अगर हम
सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा दूर होकर किसी और पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लेके देख रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर दोनों तीनों टाइप्स की कपलिंग प्रेजेंट होगी, स्टैटिक कपलिंग भी होगी, डायनामिक कपलिंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम मतलब ये फाइंड आउट या यहाँ से ये हम डिटरमाइन करना चाह रहे थे कि क्या कपलिंग जो है वो सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या कोऑर्डिनेट के सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ से देखा कि कपलिंग जो है वो सिस्टम की इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बल्कि वो डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेट के सिलेक्शन के ऊपर। सर ठीक है, जिस तरह के हम मतलब सोल पर्पस ऑफ दिस टॉपिक ये है कि अगर हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर जाएं तो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो क्या हमारे हम मतलब कपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना लाजमी है एज कम्पेयर टू जो है वो हम चाह रहे हैं कि हम अनकपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया कि जो कपलिंग है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सिस्टम फिजिकली भी कनेक्टेड है फिर भी हम इस तरह की सेट ऑफ इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं जो सिस्टम की को डिफाइन करें और सिस्टम को एक्यूरेटली डिफाइन भी कर रही हों लेकिन अनकपल्ड भी हों। ये 0652 यस सर। 06 क्लियर है सर अनकपल्ड का आपने जो तो बताया था वो थोड़ा सा अनक्लियर है कि K1 L1 विल बी इक्वल टू K2 L2, तो फिर वो अनकपल्ड हो जाएंगे इक्वेशन, बट व्हाट आर K1 L1 एंड K2 L2? जी। तो अब ये होगा कि हमने जब डेरिवेशन की थी तो आपने देखा था कि मास फर्स्ट मास के इक्वेशन के अंदर दूसरे मास का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आ रही थी। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे मास के इक्वेशन के अंदर फर्स्ट मास की वेलोसिटी और जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। तो उसका मकसद हमने कंक्लूड किया कि सिस्टम जो है वो फिजिकली कनेक्टेड है, इस वजह से सिस्टम की इक्वेशंस भी कपल्ड हैं। ठीक है, और हम कपलिंग के सिवा सॉल्व नहीं कर सकते जो हमने अभी तक किया है। लेकिन जो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस तरह का सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है जिसके थ्रू आप फिजिकली कनेक्टेड सिस्टम को उन इक्वेशंस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो अनकपल्ड हों। ठीक है, कि अगर आप फर्स्ट मास की इक्वेशन लिखेंगे तो स्टिफनेस वाले के साथ x2 नहीं आएगी। ठीक है, या डैम्पिंग के टर्म के अंदर आपको x2 नहीं मिलेगी फर्स्ट मास की इक्वेशन के अंदर। फर्स्ट मास की इक्वेशन के अंदर आपको सारे जो है वो x1 के टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड मास के लिए आपको सारे x2 के टर्म्स मिलेंगे। मतलब इक्वेशंस जो हैं वो लाजमी नहीं है कि आप थ्रू मैट्रिसेस मतलब कपल्ड वे से आप सॉल्व करें, आप और इंडिपेंडेंटली भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सर, कपलिंग इक्वेशंस को हम जो सोल्व कर रहे थे तो आपने बताया कि दो टाइप्स की कपलिंग है, एक डायनेमिक एक स्टैटिक। और सर थोड़ा सा अगर उनको नटशेल में एक्सप्लेन कर दें क्या है वो तो। स्टैटिक कपलिंग क्या है और डायनामिक कपलिंग क्या है? जी सर। ठीक, अब स्टैटिक कपलिंग ये है कि जब हम सिस्टम की इक्वेशंस लिखें और अगर आपके स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है तो सिस्टम जो है वो इलास्टिकली अनकपल्ड है। ठीक है, मतलब सिस्टम स्टैटिक कपलिंग नहीं होगी सिस्टम के अंदर। जी सर जी, सर आपने हैंड रेस करवाया था क्या सर? अभी नहीं करवाया था, सुबह करवाया था 8 बजे। सर सर हम तो क्लास अटेंड कर रहे हैं सर, 5 मिनट के लिए हम अभी अभी बाहर गए थे सर, तो सर हमने अभी अभी देखा कि एक दो हैंड रेस थे, तभी हमने पूछा सर। वो ऐसे ही है, अभी नहीं करवाएंगे। अभी नहीं करवाया सर, ये खत्म कर दिया गया सर हैंड रेस वाला? हो गया है एंड्रेस, करवाया था पहले पहले। ठीक है, तो अभी आपने जो इक्वेशन देखी ये वाली इक्वेशन,
ये अगर मैट्रिक्स जो है वो अगर डायगोनल हो जाए, मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये वाले, मतलब ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो अगर ज़ीरो हो जाएं तो सिस्टम के अंदर स्टैटिक कपलिंग या इलास्टिक कपलिंग जो है वो नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा टर्म नहीं आएगा K2 के साथ कोई टर्म मास 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा। ठीक है, मतलब ये सिस्टम जो है अब K2 के अंदर, मतलब स्टिफनेस के अंदर कोई टर्म नहीं होगा जो दूसरे मास का हो। ठीक है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, ये वाले एलिमेंट 0 0 हो जाएं तो ठीक है। अगर ये वाले एलिमेंट 0 0 नहीं हैं तो इसके अंदर जो है वो दूसरे मास के टर्म्स आएंगे के वाले टर्म्स के अंदर। अगर आप कह रहे हैं कि सिस्टम डायनामिकली भी कपल्ड हो तो क्या होगा कि यहाँ पर थीटा के टर्म्स भी मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, थीटा डबल डॉट के भी। अभी आप देख रहे हैं कि थीटा का डबल डॉट का कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, या यहाँ पर एक्स डबल डॉट का कोई टर्म यहाँ पर नहीं आ रहा इस इक्वेशन के अंदर, लेकिन आप नीचे वाली इक्वेशन में देख रहे हैं कि थीटा का टर्म यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो वाई डबल डॉट का टर्म आ रहा है। मतलब सिलेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम कपलिंग के ऊपर इम्पेक्ट कर रही है। सिस्टम कपलिंग जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये है कि अगर K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 हो जाएं तो जो है वो आपके ये वाले टर्म्स जो हैं इक्वेशन के अंदर, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। और जब ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे तो सिस्टम मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू होगा, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी एलिमेंट्स सारे 0 0 होंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है इलास्टिक कपलिंग प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर सिस्टम की ये सिस्टम का मैट्रिक्स जो है स्टिफनेस मैट्रिक्स या तीनों अगर मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो सिस्टम के अंदर तीनों टाइप की कपलिंग प्रेजेंट होगी, स्टैटिक कपलिंग, डायनामिक मतलब इनर्शियल कपलिंग और डैम्पिंग कपलिंग। अगर सिस्टम के तीन जो मैट्रिक्स हैं, मास मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स और डैम्पिंग मैट्रिक्स, ये तीनों डायगोनल हैं तो सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की कपलिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जी जी सर। सर जब वो ज़ीरो बन जाएंगे द डायगोनल एलिमेंट में वो हो जाएगा अनकपल्ड एंड देयर विल बी नो स्टैटिक कपलिंग, नो डायनामिक कपलिंग, राइट? जी जी, और सर जब नहीं, वो डायनामिक कपलिंग मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। सर तो डायनामिक सर कपलिंग ही नहीं होगी ना, वो अनकपल्ड इक्वेशन बन गई। जी जी, तो सर वो ज़ीरो कपलिंग मतलब अनकपल्ड इक्वेशन बन गई दोनों। उसके बाद जब डायगोनल नहीं है तो वो स्टैटिक भी होगी, डायनामिक भी होगी। देखें, इज इट? अगर स्टिफनेस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी एलिमेंट सारे 0 0 हैं। ठीक है, अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, बाकी एलिमेंट 0 0 हो, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आम मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स के वैल्यूज नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नॉन डायगोनल। अगर स्टिफनेस का जो हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, अगर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो सिस्टम के अंदर डायनामिक कपलिंग हो सकती है, डैम्पिंग कपलिंग हो सकती है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो है वो स्टैटिक कपलिंग नहीं होगी। इसी तरह से अगर सिस्टम के अंदर मास का मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट के सिवा बाकी एलिमेंट 0 हैं, तो सिस्टम के अंदर डायनामिक कपलिंग जो है वो नहीं होगी, बाकी स्टैटिक कपलिंग वो डिपेंड करेगी स्टिफनेस मैट्रिक्स के ऊपर। अगर तीनों जो मैट्राइसेस हैं वो तीनों डायगोनल मैट्राइसेस हैं तो सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की कपलिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर 06? सर तीनों मैट्रिसेस यू मीन स्टिफनेस, मास एंड डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स? एंड डैम्पिंग। अच्छा, डैम्पिंग, ओके सर। यस 52 10
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें।